हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 18th एंड 19th जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल, इंडिया सिंगापुर मेडिएशन समिट, मेकिंग मेडिएशन मेन स्ट्रीम, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम इंडिया एंड सिंगापुर। तो बेसिकली अभी समिट ऑर्गेनाइज हुई थी और इस समिट को एड्रेस करते हुए जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने मेडिएशन को प्रेस्क्राइब किया कि जो मेडिएशन है वो मैंडेटरी फर्स्ट स्टेप होना चाहिए फॉर रिजोल्यूशन ऑफ एवरी अलाउएबल डिस्प्यूट। यानी कि कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो मेडिएशन के तहत सॉल्व हो सकती है, तो उस डिस्प्यूट के ऊपर सबसे पहले मेडिएशन जो एक टूल है टू सॉल्व द डिस्प्यूट। और इंडिया सिग्नेटरी भी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन मेडिएशन का, इसी को सिंगापुर कन्वेंशन भी कहते हैं, विच गिव्स मेडिएशन सेटलमेंट द फोर्स ऑफ लॉ। एंड मेडिएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेडिएशन, तो आपको पता होना चाहिए इट इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस, जहां पर जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होते हैं, इस न्यूट्रल थर्ड पार्टी को मेडिएटर कहा जाता है, मीट करते हैं विथ द डिस्प्यूटिंग पार्टीज इन एन अटेम्प्ट कि उनको मदद करे सो दैट जिन दो पार्टीज के बीच या मल्टी पार्टीज के बीच डिस्प्यूट है ना, उस पार्टीज के बीच एक सहमति पहुंचाई जाए सो दैट उनके जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो खत्म किए जा सके, एंड देयर बाय सो दैट जो कोर्ट कचहरी, ये जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स होते हैं, उनके जो डिलेज वाले इश्यूज आप देखते हो उन सब से बचा जा सके। क्योंकि अगर एक बार कोर्ट में कोई मैटर आ गई तो उसके बाद आपको पता है कि जो जस्टिस डिलीवरी है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा देर से प्राप्त होती है। और जो मेडिएशन है इंडिया में, उसको दो कैटेगरीज में बांट सकते हो, एक तो कोर्ट रेफर्ड मेडिएशन, और इसके तहत क्या होगा, कोर्ट में रिफर ए पेंडिंग केस फॉर मेडिएशन इन इंडिया अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। और फिर आपका जो मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी है, इससे भी स्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2005 में, सो दैट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेडिएशन जो है उसको ओवरसीज किया जा सके। दूसरा है आपका प्राइवेट मेडिएशन। प्राइवेट मेडिएशन में बेसिकली क्वालिफाइड पर्सनल वर्क्स मेडिएटर्स के रूप में काम करते हैं ऑन ए फिक्स्ड फी बेसिस, है ना। तो प्राइवेट मेडिएशन में क्या होंगे, देयर विल बी ए क्वालिफाइड पर्सनल वर्क जो आपके मेडिएटर के रूप में काम करेंगे और उनको फिक्स्ड फी बेसिकली देना होगा। जैसे एक वकील को दिया जाता है वैसे ही एक आपको मेडिएटर को भी दिया जाना पड़ेगा। बेनिफिट्स क्या होंगे मेडिएशन के, तो बेनिफिट्स की बात करें तो पहली बात तो ये कि कोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिजॉल्विंग ए डिस्प्यूट, आपको कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है, और जो एक्सेसिव आपको पेमेंट्स लग जाते हैं वो सब भी आपकी बचत होगी। तो कोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिजॉल्विंग ए डिस्प्यूट, क्विकर प्रोसेस देन लिटिगेशन एंड फोस्टर कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, साथ ही साथ कोर्ट पेंडेंसी को भी रिड्यूस करेगा। तो ये आपको याद रखने हैं बेनिफिट्स ऑफ मेडिएशन। तो कोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिजॉल्विंग ए डिस्प्यूट, क्विकर प्रोसेस देन लिटिगेशन, फोस्टर कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूस कोर्ट पेंडेंसी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं मेंस के लिए। ओवरऑल नियरली 43,000 मेडिएशन सेंटर्स भारत में है, और डाटा सजेस्ट करता है कि सिंस 2005 नियरली 3.22 मिलियन केसेस इसको रिफर किए गए हैं, एंड नियरली 1 मिलियन केसेस उसको अभी तक सेटल किए गए हैं बाय मेडिएशन अप टू मार्च 2021, है ना। तो आप देख सकते हो 3.22 मिलियन केसेस अभी रिफर किए जा चुके हैं और अप्रोक्स 1 मिलियन केसेस को सेटल भी किया जा चुका है। तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ, मेडिएशन एज ए टूल कहीं ना कहीं वर्क कर रही है। अदरवाइज आप सोच सकते हो कि अगर ये आपके 3.22 मिलियन केसेस कोर्ट में चले जाते तो एडिशनल जो आपकी पेंडेंसी है केसेस की वो और ज़्यादा बढ़ जाती। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंस, एंड मॉडर्न नेशन ये मेडिएशन एज ए प्रोसीजर को अपना भी रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है कि ये जो आपका यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशन अभी हमने बात करी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन मेडिएशन, सिंगापुर कन्वेंशन इसे कहते हैं, और मेडिएशन का बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए सो दैट आप एलिमिनेट कर सके ऑप्शंस को। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, गुजरात हाई कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग रूल्स। और आपको ही पता है जो जब से आपका कोविड पेंडेमिक आया है तब से जो भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर हैं, चाहे आपके जुडिशियरी भी हो, वो अब डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग टॉपिक है।
है ना। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करो कि बेनिफिट्स क्या होंगे, बट कुछ कंसर्न्स भी है ना, रिलेटेड टू द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ गुजरात हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लॉन्च कर दिया है, और साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट इसे भी रिलीज किया है ना, कि क्या रूल्स फॉलो किए जाने हैं। और आपको याद रखना है कि इसके बाद से गुजरात हाई कोर्ट फर्स्ट हाई कोर्ट हो जाएगा जो अपने खुद का लाइव स्ट्रीमिंग रूल्स रिलीज करेगा, फॉलोड बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट। एंड ये जो रूल लाई गई हैं, इट इज ऑल बिकॉज टू इफेक्टिवेट एंड ब्रॉडन द प्रिंसिपल ऑफ ओपन कोर्ट, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस टू जस्टिस एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। और जब हम बात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ केसेस में, तो कौन कौन से केसेस का लाइव स्ट्रीमिंग हो सकेगा, तो इट कैन बी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट, ऑफेंसेस अंडर सेक्सुअल असॉल्ट एंड पोस्को, दैट इज योर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जुवेलिन्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये सब आपके बेयर्ड किए गए हैं। यानी कि ये सारे केसेस के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। ये आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है ना। तो कौन कौन से केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, ऑफेंसेस अंडर सेक्सुअल असॉल्ट एंड पोस्को एक्ट, जुवेलिन्स एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, और भी कुछ ऐसे हैं प्रोविजंस जिनको लाइव स्ट्रीमिंग करने से बैन किया गया है, मतलब इनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं, तो चैलेंजेस तो हो ही हैं, क्योंकि ये आपका लाइव स्ट्रीमिंग की इश्यू आएगी तो चैलेंजेस तो होंगे। पहली बात तो ये कि पब्लिक स्क्रूटिनी रिस्क बढ़ जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब ये लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा फैसले का, तो जो आपके पर्सन से, पीपल से, वो अपने अपने जजमेंट देने लग जाएंगे, है ना। कहते हैं ना एक प्रकार से कि अपने राय विचार देने लगना, तो ये जो पब्लिक स्क्रूटिनी रिस्क है वो बढ़ सकती है, बिकॉज नाउ पीपल विल बी डायरेक्टली हियरिंग द जजमेंट एंड दे कैन गिव देयर ओन ओपिनियंस इटसेल्फ। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक 24/7 इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी भी चाहिए, तभी तो प्रोसीडिंग होगी, है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो लैक ऑफ टेक्निकल मैन पावर एंड डिजिटल डिवाइड एंड इलिटरेसी, है ना। तो ये सब कुछ इश्यूज है, याद रखना है, जो आपको ई प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इंक्रीज पब्लिक स्क्रूटिनी रिस्क, infrastructure related issues like internet connectivity, electricity connectivity and lack of technical manpower and digital divide and illiteracy. Other initiatives आप देख सकते हो जो लिए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 के केस में कहा था कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग होगी वो लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। और फिर यानी कि ये जजमेंट ने खुद क्लैरिफाई कर दिया है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द केसेस हो सकते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स का हो सकता है। जो दूसरा है, ये तो आपने प्रीलिम्स के लिए भी तैयार की होगी, ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया था विथ ए विजन टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन जुडिशरी बाय आईसीटी इनेबलमेंट ऑफ कोर्ट्स, है ना। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उनको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल किया जाएगा और अल्टीमेटली आपका इंडियन जुडिशरी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकेगा। जो तीसरा है आपका ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने अपना ड्राफ्ट मॉडल रूल्स रिलीज किया फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग। तो ये सब इश्यूज हमने डिस्कस किए। एंड क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या है और गवर्नमेंट ई लाइव स्ट्रीमिंग के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है ना। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, ये केस याद रखना है। इसके कारण आपका सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया है कहीं ना कहीं कि कोर्ट प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीम की जा सकेंगी। एंड ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट चल ही रहा है, एज वेल एज ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने ड्राफ्ट मॉडल रूल्स भी रिलीज किया फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, मिड डे मील लीव्स ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, ये स्टडी आया है। तो बेसिकली ये जो मिड डे मील स्कीम है, इसका आपको रिव्यू के रूप में क्वेश्चन आ सकता है, एवेल्युएशन के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर क्या बेनिफिट हुए हैं इस इनिशिएटिव से, यहाँ से आप हाईलाइट ले सकते हो। साथ ही साथ हम मिड डे मील स्कीम की भी बात करेंगे। तो ये जो आपका मिड डे मील स्कीम है और इसकी जो स्टडी अभी हाल फिलहाल में करी गई है, इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट्स एट द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो स्टडी है इन्होंने अटेम्प्ट किया है ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरजेनरेशनल एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मास फीडिंग प्रोग्राम। क्या हाईलाइट है तो देख लो। मिड डे मील स्कीम ये एसोसिएटेड है 13 से 32% ऑफ इंडियाज इंप्रूवमेंट इन हाइट फॉर जेड स्कोर्स, यानी कि हाइट फॉर एज जेड स्कोर HJ। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट 13 से 32% ऑफ इंडियाज इंप्रूवमेंट इन हाइट फॉर एज जेड स्कोर्स।
बिटवीन 2006 से 2016, ये 10 साल के बीच में आपका इंप्रूवमेंट हुआ है। और ये जो लिंकेजेस है बिटवीन मिड डे मील एंड लोअर स्टंटिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिले हैं, खासकर लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा वाले पॉपुलेशन में, एंड लाइकली वर्क थ्रू वुमेन्स एजुकेशन, फर्टिलिटी एंड यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज, है ना। एंड स्टंटिंग की बात करें तो स्टंटिंग इज ए मेथडोलॉजी, इज ए मेजरमेंट जब चाइल्ड हैज़ ए लो हाइट फॉर देयर एज, यानी कि जो उनकी उम्र है और उस उम्र के अनुसार उनकी जो हाइट होनी चाहिए अगर वो कम है तो हम कहेंगे स्टंटिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है आप हमें बताना। अगर हम बात करें मिड डे मील स्कीम की, तो मिड डे मील स्कीम लॉन्च करी गई थी 1995 में टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन हु इज इन गवर्नमेंट स्कूल फ्री कुक्ड मील विथ मिनिमम एनर्जी कंटेंट ऑफ 450 किलो कैलोरी, याद रखना है आपको, है ना। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है ये 1995 का ही है और इसके तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में उनको फ्री कुक्ड मील दिया जाता है, मिनिमम एनर्जी कंटेंट 450 किलो कैलोरी का। एंड बाय 2011 यानी कि 2011 आते आते विद द एक्सपेंशन इन बजट स्टेट इम्प्लीमेंटेशन फॉलोइंग ए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, कवरेज जो है वो आपका अप्रोक्स 46% पहुंच गया। अदर स्टेप्स टू कर्ब माल न्यूट्रिशन, तो आप देख लो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, है ना। और ये जो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को फैसिलिटेट करता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन एज वेल एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन सब तो है ही। पोषण अभियान की बात करें तो पोषण अभियान आपका एक फ्लैगशिप नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है जो इंप्रूव करता है न्यूट्रिशन को अमंग द चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स इन द 2017। सो मिड डे मील स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी मिनिस्ट्री ये चला रही है याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये मिड डे मील स्कीम चलता है और ये 1995 में ही लॉन्च करी गई थी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। 13 से 32% ऑफ इंडियाज इंप्रूवमेंट इन हाइट फॉर एज जेड स्कोर्स बिटवीन द पीरियड ऑफ 2006 से 2016। एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसके बारे में भी आप कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पॉलिसी ट्रांसमिशन इम्प्रूव्स पोस्ट एक्सटर्नल बेंचमार्क, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टडी आया है। तो बेसिकली मॉनेटरी ट्रांसमिशन की बात करें तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस जिसके तहत जो भी चेंजेस की जाती है पॉलिसी रेट में, पॉलिसी रेट यहाँ पर आपका रेपो रेट हो सकता है ना, और ये जो चेंज करी गई है पॉलिसी रेट में सेंट्रल बैंक के द्वारा करी जाती है और इसके कारण जो भी चेंजेस होंगे वो ट्रांसमिट जब किए जाते हैं रियल इकोनॉमी में तब आपका मॉनेटरी ट्रांसमिशन होता है ना। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच चेंजिंग इन द पॉलिसी रेट बाय द सेंट्रल बैंक आर ट्रांसमिटेड टू द रियल इकोनॉमी। और आरबीआई ने इससे पहले मैंडेटरी कर दिया था ऑल बैंक्स को कि वो लिंक करे फ्लोटिंग रेट लोन्स के साथ, यानी कि जो आपका लोन दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा रिटेल कस्टमर्स को एज वेल एज लोन्स टू द माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को, इसको एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक कर दिया जाए। एक्सटर्नल बेंचमार्क का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल रेपो रेट को ही चुना जा सकता है एज एन एक्सटर्नल बेंचमार्क, सो दैट अगर रेपो रेट में चेंज हो तो आराम से ये जो आपके लोन रेट है बैंकों के उसमें भी परिवर्तन आ जाए, है ना। तो दैट मीन्स द एक्सटर्नल बेंचमार्क, यानी कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर से लिंक कर दिया जाएगा बैंकों के इंटरेस्ट रेट को, है ना। और अगर वो चेंज होगा तो फिर बैंक के इंटरेस्ट रेट भी चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक रेपो रेट से लिंक कर देता है अपने बेंचमार्क को, इंटरेस्ट रेट के बेंचमार्क को, तो डेफिनेटली होगा ये कि जैसे जैसे रेपो रेट चेंज होगा वैसे वैसे आपका जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का चेंज भी होगा। और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये इंटरेस्ट रेट है जो फ्लोट करते हैं, यानी कि इट कैन मूव अप एंड इट कैन मूव डाउन विद द मार्केट एंड बैंक कैन चूज फ्रॉम वन ऑफ द 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क, ये अच्छे से याद रखना है। तो कौन कौन से एक्सटर्नल बेंचमार्क अवेलेबल है जिसके तहत बैंक चुन सकता है, तो आप देख सकते हो रेपो रेट वो चुन सकता है, या फिर 3 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड को भी चुन सकता है, 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड को भी चुन सकता है, या फिर एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पब्लिश किया हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, बैंक्स कैन चूज फ्रॉम वन ऑफ द 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क, और ये 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क में आपका रेपो रेट, 3 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड, 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड, या फिर एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश बाय द फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एंड एट प्रेजेंट यानी प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो इंटरेस्ट रेट जो लोन के ऊपर दिए जाते हैं वो लिंक किए गए हैं बैंक के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड इंटरेस्ट रेट पर, जिसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट कहते हैं। और याद रखना है आपको MCLR, अभी इसको क्या कहते हैं, तो ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर आपका कमर्शियल बैंक लेंड करेगा, उसके नीचे आपका कमर्शियल बैंक लेंड नहीं कर सकता। MCLR विल बी द मिनिमम इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक लेंड करेगा। अब MCLR
जो इंटरेस्ट रेट है वो तो है ही है, साथ ही साथ बैंक अपना प्रॉफिट ऐड करता है ना, और उसको फिर जो भी अदर चार्जेज होते हैं बैंकों के प्रॉफिट से को लेकर उन सबको जोड़कर आपका वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। और ये जो एक्सटर्नल बेंचमार्क का कंसेप्ट है ये पहली बार प्रपोज करी गई थी फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा 2018 में। एंड सिंस चेंजेस अगेंस्ट द 250 बेसिस रिडक्शन इन द पॉलिसी रेपो रेट, a 155 basis decline is reported between 2019 and जून 2021 है ना। तो ये जो भी चेंजेस अभी फिलहाल किए गए रेपो रेट में, क्योंकि अभी आप देख सकते हो बार बार आरबीआई रेपो रेट में चेंज कर रहा है ना, तो 250 बेसिस पॉइंट रिडक्शन किए गए थे पॉलिसी रेपो रेट में। बट अगर बात करें तो 155 बेसिस पॉइंट से ही डिक्लाइन हुआ है आपका बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट देते हैं उसमें। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसमिशन है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं हुआ है। 250 बेसिस पॉइंट का चेंज आरबीआई ने किया था, तो बैंकों को भी कहीं ना कहीं 250 के आसपास चेंज रिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, बट कहीं ना कहीं ये 155 बेसिस पॉइंट से ही डिक्लाइन देखने को मिला। तो ये होता है कि अगर आरबीआई चेंज करे अपने रेपो रेट को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक नेसेसरली अपना इंटरेस्ट रेट चेंज कर ही लेगा, है ना, ये बात हो जाती है। लेकिन हाँ, जिसके साथ एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट लगा हुआ है वहाँ तो आराम से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। एंड बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव पॉलिसी ट्रांसमिशन की बात करें तो क्या बेनिफिट होगा अगर इफेक्टिव पॉलिसी ट्रांसमिशन होता है? तो जो भी पॉलिसी मोटिव्स लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी पॉलिसीज आरबीआई डिसीजन ले रहा है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, है ना, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, वो कहीं ना कहीं अचीव हो सकेगा, है ना। तो फास्टर एंड बेटर अचीवमेंट ऑफ पॉलिसी मोटिव, साथ ही साथ इट विल प्रोटेक्ट द कस्टमर्स इंटरेस्ट बाय ओवरकमिंग द एसिमेट्री ऑफ ट्रांसमिशन, इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द बैंक लोन प्रोडक्ट, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी को भी इम्प्रूव करेगा इन द बैंक लोन प्रोडक्ट्स। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बट आपको याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कुछ डिटेल्स के बारे में, और साथ ही साथ आरबीआई जो आपका है, आरबीआई के बारे में भी आपको कुछ याद रखनी है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेंटर येट टू अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी टू प्रोब कंप्लेंट्स फ्रॉम लोकपाल, है ना। तो सेंटर अभी अपॉइंट करेंगी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को टू प्रोब कंप्लेंट्स फ्रॉम द लोकपाल। तो बेसिकली लोकपाल की बात करें तो लोकपाल आपका नेशनल एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है, जो कंप्लेंट्स को लुक इनटू करता है अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, जो डिफाइन करी गई हैं अंडर द लोकपाल एक्ट 2013। और इस एक्ट के अनुसार एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी भी होंगे विच शैल नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी है। तो ये जो आपके डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होंगे वो बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी नहीं होने चाहिए, और ये अपॉइंट किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो रिफर किए जाएंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बाय द लोकपाल, है ना। तो याद रखना है कि ये जो आपका डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होगा ये क्या करेगा, है ना, कंडक्ट करेगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिफर्ड टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाय द लोकपाल। एंड थ्रू लोकपाल आपका, अभी आपने देखा होगा कि फर्स्ट लोकपाल का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो लोकपाल का जो अपॉइंटमेंट है वो तो 2019 में हुआ था, लेकिन डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी इसको अभी तक अपॉइंट नहीं किए गए थे। हाउएवर केसेस आर बीइंग रिसीव्ड इन द सीबीसी फॉर कंडक्टिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। साइलेंट फीचर्स आपको याद रखने लोकपाल एक्ट 2013 के। तो इसमें जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ग्रुप ABCD ऑफिसर, ये सब आ जाते हैं। और लोकपाल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन विद ए मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर, 50% शैल बी जुडिशियल मेंबर्स, याद रखना है ना, 50% जो है इसमें जुडिशियल मेंबर्स होने ही चाहिए। एंड 50% ऑफ द मेंबर्स shall come from amongst the SCs, STs, OBCs, minorities and women, याद रखना है ना। तो 50% of the members will come from SCs, STs, OBCs, minorities and women, and there is a selection committee for the लोकपाल, है ना। तो लोकपाल ऐसे ही नियुक्त नहीं हो जाते हैं, there is a selection committee, PM स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, CJI या फिर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय द CJI, और एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे, इसको नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। तो ये याद रखना है सिलेक्शन कमेटी जो सेलेक्ट करेगा लोकपाल को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हिल्सा फिश। तो बेसिकली ये जो फिश है यानी कि हिल्सा फिश ये वैनिश हो गई है फ्रॉम द गंगा बिकॉज ऑफ द रीजंस लाइक जो फरक्का बैरेज कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, है ना। और पहली बार अब देखने को मिला है ये हिल्सा फिश 3 दशक के बाद, यानी कि 30 साल के बाद। तो हिल्सा फिश की बात करें तो टेनुआलोसा इलिशा इसका नाम है, और ये एनाड्रोमो फिश है, दैट इज फिश
which migrates from saline water to the fresh water for spawning यानी कि to release the egg। एंड एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, बे ऑफ बंगाल ये जो आपका सलाइन वाटर है, और ये रिवर पद्मा की तरफ जाती है, जमुना की तरफ जाती है, मेघना की तरफ जाती है फॉर स्पॉइंग यानी कि रिलीजिंग द एग्स। एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये वर्क कर रही है ऑन इट्स प्रिजर्वेशन विथ ICAR सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाउ लेट्स मूव टू द डॉपलर रेडार। तो हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ओनली DR इन मुंबई जो सर्वे करती है वेदर पैटर्न एंड फोरकास्ट को, ये स्टॉप कर गया वर्क करना। कैसे ये वर्क करता है तो आप देख सकते हो। ऑब्जर्विंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बीम टू बी ट्रांसमिटेड इन रिटर्न, तो सबसे पहले बीम भेजा जाएगा, उसके बाद उसको रिटर्न करने में जो भी समय लगेगा तो उस टाइम को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसके माध्यम से वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं वो यानी कि देख सकते हैं रेन ड्रॉप्स को इन द एटमॉस्फेयर, एंड उसके बाद मेजर भी कर सकते हैं देयर डिस्टेंस फ्रॉम द रेडार, है ना। फॉर एग्जांपल रेन ड्रॉप यहाँ पर सिग्नल भेजा जाएगा और जो भी टाइम लगेगा आने में, लेट से कि 10 सेकंड लगा, पता चला रेन ड्रॉप यहाँ है, तो रेन ड्रॉप यहाँ है तो आराम से इसको आने में 9 सेकंड लगेगा, यहाँ पर है तो और कम समय लगेगा। तो इस हिसाब से ये मॉनिटर किए जाते हैं, है ना। और डॉपलर रेडार इसी को कहते हैं ना। और ये स्पेशल है बिकॉज इट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन बोथ द पोजीशन ऑफ द टारगेट एज वेल एज देयर मूवमेंट। तो मूव हो रहा है इसको भी बारे में पता लगा देगा, साथ ही साथ पोजीशन का है इसके बारे में पता लगा देगा। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू टेल वेदर द प्रेसिपिटेशन इज मूविंग टुवर्ड और अवे फ्रॉम द रेडार। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, पेगासस स्पाईवेयर। तो बेसिकली पेगासस स्पाईवेयर की बात करें तो इसे रिपोर्ट किया गया है। दैट इज स्पाईवेयर टूल कॉल्ड पेगासस, ये डेवलप की गई है इजरायली फर्म के द्वारा द NSO ग्रुप, और ये यूज करते थे टू स्पाई ऑन द जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन इंडिया, है ना। तो ये भी याद रखना है कि इट हैज बीन रिपोर्टेड कि जो स्पाईवेयर टूल है पेगासस, तो आपको याद यही रखना है कि पेगासस ये स्पाईवेयर टूल है और ये इजरायली फर्म के द्वारा डेवलप करी गई थी द NSO ग्रुप, और ये स्पाई करते थे जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के ऊपर इन इंडिया। तो ये जो NSO ग्रुप है ये आपका टेल अवीव बेस्ड साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी में। आप सोच सकते हैं दूसरे देश के जो प्रोडक्ट है ना, सॉफ्टवेयर है, वो सब कहीं ना कहीं इंडियन पर्सन्स के ऊपर, इंडियन टेरिटरी के ऊपर नज़र रख रहे हैं। तो काफ़ी खतरे की बात है, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज भी हो सकता है। एंड पेगासस डिलीवर्स ए चैन ऑफ 0-day एक्सप्लॉइट्स टू पेनिट्रेट सिक्योरिटी फीचर्स ऑन द फोन अदर डिवाइसेस। तो 0-day एक्सप्लॉइट की बात करें तो ये कंप्लीटली अननोन वल्नरेबिलिटी होता है एंड देयर इज नो पैच और फिक्स अवेलेबल फॉर इट। ये भी अलग ही इश्यू है, देयर इज नो पैच और फिक्स solution available for it. Now let's move to the next one, NB driver, that is your neighborhood driver। तो NB ड्राइवर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल है जो डेवलप करी गई है IIT मद्रास के द्वारा, सो दैट कैंसर काउजिंग अल्टरेशंस जो सेल में होते रहते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। और NBD ड्राइवर एल्गोरिथम पिन पॉइंट करते हैं जेनेटिक अल्टरेशन को जो रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर प्रोग्रेशन के लिए बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन देम। एंड ड्राइवर म्यूटेशन इनेबल करता है कैंसर सेल्स को टू ग्रो, एंड पैसेंजर म्यूटेशन डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। पोटेंशियल बेनिफिट क्या होंगे, तो जो नोवल ड्रग टारगेट्स उसकी पोटेंशियलिटी को डिस्कवर किया जा सकेगा, साथ ही साथ हेल्प इन प्रिस्क्राइबिंग द राइट ड्रग टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। एंड नेक्स्ट मूव इज योर OECD FAO एग्रीकल्चरल आउटलुक रिपोर्ट 2021-2030। तो ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली कंसेंसस असेसमेंट 10-year प्रोस्पेक्ट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटी फ्यूल बायोफ्यूल मार्केट्स एंड फीस का प्रोवाइड करता है एट द नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल, एंड सर्व्स एज ए रेफरेंस फॉर फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी एनालिसिस एंड प्लानिंग। एंड सिंस द आउटलुक पीरियड एंड्स इन 2030, तो ये जो रिपोर्ट का प्रोजेक्शन है ऑल्सो सजेस्ट एरिया जहां पर अटेंशन इज नीडेड टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड इट प्रोजेक्ट दैट फॉलोइंग ए बिजनेस एज यूजुअल पाथ इट विल बी पार्टिकुलरली चैलेंजिंग टू अचीव द SDG 2 on zero hunger by 2030। याद रखना है SDG 2 is your zero hunger by 2030। एंड विंटेज मोटर व्हीकल, तो विंटेज मोटर व्हीकल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन्होंने फॉर्मलाइज किया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ विंटेज मोटर व्हीकल को इन इंडिया, सो दैट प्रमोट किया जा सके, प्रिजर्व किए जा सके हेरिटेज ऑफ सच व्हीकल। तो रूल्स की बात करें तो ये आपको हैशल फ्री प्रोसेस प्रोवाइड करेगा अलॉन्ग विद साइलेंट फीचर्स लाइक विंटेज A सीरीज, यूनिक रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, एंड विंटेज मोटर व्हीकल्स को भी डिफाइन करता है एज ऑल दोज व्हीकल जो 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं विच आर मोर देन 50 years old फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, पर्सनैलिटीज इन न्यूज। कदम्बनी गोंगली, तो कदम्बनी गोंगली ये फर्स्ट वुमेन रही हैं मॉडर्न इंडिया की जो ट्रेंड फिजिशियन बनी थी 1886 में फ्रॉम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। याद रखना है कदम्बनी गोंगली फर्स्ट वुमेन इन मॉडर्न इंडिया टू बिकम ए ट्रेंड फिजिशियन इन 1886 फ्रॉम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अलॉन्ग विद आनंदी गोपाल जोशी। ये भी 1886 में ही फिजिशियन के रूप में आई थी फ्रॉम वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेनिसिल्वेनिया, है ना।
तो ये आपका कदम्बनी गांगुली कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से निकल कर आई। आनंद गोपाल जोशी 1886 में वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेनिसिल्वेनिया से निकल कर आई। एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट फीमेल स्पीकर एट इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये याद रखना है ना, फर्स्ट फीमेल स्पीकर एट इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए पार्ट ऑफ 6 फीमेल डेलीगेट्स जो 5th सेशन हो रहे थे कांग्रेस के 1889 में, एंड ऑर्गेनाइज द 1906 वुमेन कॉन्फ्रेंस इन कैलकाता आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। याद रखना आपको 1906 वुमेन कॉन्फ्रेंस इन कैलकाता ऑर्गेनाइज बाय कदम्बनी गांगुली। एंड नाउ नेक्स्ट इज योर रुक्माबाई रॉथ, तो ये 1864 में इनका जन्म हुआ था। एंड रुक्माबाई रॉथ वॉज एमंग द अर्लीस्ट क्वालिफाइड वुमेन फिजिशियंस ऑफ इंडिया एंड फेमिनिस्ट जिन्होंने वॉइस रेज करी है ऑन वुमेन राइट्स। एंड शी वाज मेजर काउज बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ये याद रखना है। रुक्माबाई रॉथ है ना, मेजर काउज बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 बेस्ड ऑन द दादा भाई बिकाजी वर्सेस रुक्माबाई केस 1885, है ना, ये केस चला था, है ना। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, प्लेसेस इन न्यूज। त्रिपोली, तो त्रिपोली बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो, ये लीबिया आप देख सकते हो, अफ्रीकन नेशन है, और यहाँ पर आपका त्रिपोली नॉर्दर्न मोस्ट लोकेशन है आपका त्रिपोली, लीबिया का ये। और यहाँ पर राइट्स जो है लेबनान में देखने को मिला था, जिसके कारण मोर देन 2 डजन पीपल इंज्योर हुए इन द नॉर्दर्न सिटी ऑफ त्रिपोली, है ना। तो लेबनान बेसिकली इसके ऊपर ही है लीबिया के नॉर्थ में। एंड अल्टीमेटली वहाँ पर जो भी आपका राइट्स हुआ उसके कारण आपका पीपल इंजर्ड देखने को मिले इन द नॉर्दर्न सिटी ऑफ ट्रिपोली। और ट्रिपोली की बात करें तो कैपिटल सिटी है लीबिया का, और सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न वेस्ट लीबिया अलोंग विथ मेडिटेरेनियन कोस्ट, इधर आपका पता है कि मेडिटेरेनियन कोस्ट ही है। एंड इट इज कंट्रीज लार्जेस्ट सिटी एंड ए चीफ सी पोर्ट। एंड नेक्स्ट इज योर मानस नेशनल पार्क, तो असम का है ये मानस नेशनल पार्क, और इसमें आपका मैसिव स्पाइक यानी ग्रोथ देखने को मिला टाइगर पॉपुलेशन का फ्रॉम 0 to 48 इन 20 ईयर। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, मानस नेशनल पार्क यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी ऑपरेट होता है यहाँ पर, एलिफेंट रिजर्व भी है, बाइस्पर रिजर्व भी है। तो याद रखना है मानस नेशनल पार्क आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व एंड बाइस्पर रिजर्व। और ये हिमालयन फुटहिल्स में लोकेटेड है एंड कंटिजियस विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान। And Siberia is your next location news. Siberia is reeling under worst wildfire for 3rd year in a row। ये सब आप प्रूफ या एविडेंस बता सकते हो कि किस प्रकार से क्लाइमेट कोल्ड होने के बावजूद यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन हो सकता है। और साइबेरिया की बात करें तो वास्ट रीजन ऑफ रशिया एंड नदर्न कजाकिस्तान कंस्टिट्यूटिंग ऑल ऑफ द नदर्न एशिया एंड नॉन फॉर इट्स हार्श विंटर। एंड साइबेरिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द यूरल माउंटेन्स, ये आपका है यहाँ पर यूरल माउंटेन्स इन द वेस्ट टू द पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट, है ना। एंड साउथवर्ड फ्रॉम द आर्कटिक ओशियन, इधर आपका आर्कटिक हो गया, टू द हिल ऑफ नॉर्थ सेंट्रल कजाकिस्तान एंड बॉर्डर्स ऑफ मंगोलिया एंड चाइना, है ना। तो इधर आपका मंगोलिया और चाइना बॉर्डर कर रहा है, आप देख सकते हो, इधर ही आपका साइबेरिया है ना, इधर आपका आर्कटिक हो गया, इधर आपका पैसिफिक हो गया, इधर आपका चाइना मंगोलिया हो गया, है ना, और इधर सेंट्रल एशिया हो गया। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज आर्टिकल्स वन बाय वन। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।